बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं क्लास 10th का तीसरा चैप्टर, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बताने से पहले हम सोचते हैं आप सबको जो है ना, जैसे आपको मैंने बहुपद में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको बता चुके थे, कंसेप्ट दे चुके थे, हम उससे आपको रूबरू करवाते हैं। ठीक है, तो आप फिर से उसके साथ रूबरू हो जाइए, उसके बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बहुपद में कुछ चीज हम बता चुके थे, ठीक है, हम उसको मैं रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए देखिए हम क्या बहुपद में पढ़े थे, और यदि जो नहीं पढ़े थे आप जो है ना बहुपद चैप्टर निकाल के पढ़ ही लीजिए। ठीक है ना, हम बहुपद को बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए, जैसे कि हम आपको बहुपद में बताए थे कि चर के बारे में बताए थे, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण देख पा रहे होंगे, तो इसमें भी चर की बात ही होगा। ठीक है, तो इसमें चर बताए थे, चर उसे बोलते हैं चर जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स भी कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अचर अर्थात कांस्टेंट। ठीक है, चर क्या है, जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, आप बताते हैं, आप लिख भी लिया करिए। ठीक है, चर किसे बोलते हैं, जिसका मान बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो चर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए चर की बात किया जाए, मेन रूप से जो चर जो होता है ना, एस से होता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, वाई और जेड इस रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप यह भी बोल सकते हैं, सर जी इसमें तो ABCD वाला है, क्या ABCD क्या है, ABCD EFG H, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। इसको छोड़ के जो बचता है ना, सब कांस्टेंट है। और बात है, और कोई संख्या रहेगा ना, कोई संख्या रहेगा, वो भी सब क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, कोई संख्या भी रह सकता है, वो सभी क्या है, कांस्टेंट ही है। बात हमेशा माथा में बैठा लीजिए। ठीक है, अब इससे 11th 12th तक भी, ठीक है, यही आपको मिलेगा वेरिएबल कांस्टेंट में। ठीक है, यहाँ देखिए, उसके बाद है गुणांक। क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट। आप ये देखिए कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट। आप ये तो हम तो समझ लिए कि इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं कि नहीं। आप यह बताएं, यदि जो चर जो हुआ, x क्या हुआ, चर हो गया। ठीक है, y क्या हुआ, चर हो गया। ठीक है, तो x के आगे में भी कोई कांस्टेंट रहेगा, ई वाला रह सकता है, कोई संख्या रह सकता है। ठीक है, हम a मान लेते हैं, यहाँ 5 मान लेते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को, या भी 5 भी ठीक मान लेते हैं। हम ये बोलेंगे गुणांक, अर्थात यह बताइए ये जो चर जो है, चर का आगे क्या है, कोई कांस्टेंट है, यही इसका गुणांक कहलाता है। पूछेगा आपको x का गुणांक कितना है, बोलना है a है। y का गुणांक कितना है, तो आपको बोलना है 5 है। ठीक, आगे पूछेगा v का गुणांक कितना है, तो बोलना है 5 है। इसी तरह पूछेगा t लेते हैं, t या लेते 4, बोलेगा t का गुणांक कितना है, तो क्या बोलना है, 4 है। आप समझिएगा। ठीक है, यह सब क्या गुणांक है, कोफिशिएंट जिसे बोला जाता है। तो आइए इधर देखिए, उसके बाद है आपको बताए थे बीजीय व्यंजक। क्या बताया था आपको, बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं। अब देखिए, इसको ही बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं, जब एक कोई वेरिएबल रहे, ठीक ना, जब क्या एक वेरिएबल रहे और एक कोई कांस्टेंट आपस में जोड़ के जब बनता है ना, तो इसको ही क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक करते हैं। आप पढ़े होंगे ऐसे 2x + 5, ठीक है, 5x +
10। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये सब क्या हो, इसको ही बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, आप सब पढ़ चुके होंगे। तो आइए यहाँ देखिए, आप बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अब हम बहुपद के बारे में बताए थे, आपको हम बहुपद के बारे में बताए थे, आपको याद हुआ तो बोलिएगा। ठीक है, बहुपद किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैसे बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैसे बीजीय व्यंजक जैसा चर की घात, देख रहे हैं ना, चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? बीजीय, उसे बोलते हैं बीजीय, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये सब। ठीक है, छोटा छोटा चीज जो होता है ना, तो बच्चों को बहुत मुसीबत में डाल देता है। ठीक है ना, बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो उसको ही क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। वैसे बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक मतलब क्या? ठीक है, वैसे बीजीय व्यंजक जैसा चर की घात, तब इधर है ना घात, चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिए, तो यहाँ पर एक चर के एक बार चर हो गया, इसे घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। इस तरह इसको बोलते हैं बहुपद। 5x³ प्लस क्या 10 ले लेते हैं, ये क्या हुआ? बहुपद हुआ। जिसके घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बहुपद करते हैं। ठीक है, यह सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यदि ये सब बात आपको याद नहीं रहता है तो बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है आगे जब समझाएंगे तो। ठीक है ना, इसलिए छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, इतना बात तो आ गया। तो हम आप बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि जैसे बहुपद आ गया, जैसे कि आप यहाँ बताए थे 2x है कि नहीं स्क्वायर प्लस यहाँ 5 ले लिया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये बात एक चर, ये बहुपद में आपको ये भी बताए थे कि बहुपद जो होता है ना, सिर्फ एक चर वाला ही हो सकता है, उसमें दो चर नहीं रह सकता है, एक ही चर रहेगा। जैसे कि x है। ठीक है, ये x वाला ही फंक्शन हो सकता है, आपको यही बताए थे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें चर कितना है? सिर्फ x वाला ही चर है ना, दूसरा तो चर है नहीं। इसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो इससे यदि आप यहाँ तक समझ लिए हैं तो आगे हम बतलाते हैं कि दो चर वाले क्या होता है, चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहलाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा आसान बात है, जब जब चैप्टर का ही नाम है दो चर, इसमें स्वाभाविक बात है, इसमें दो चर आएगा ही, कन्फर्म है। जब हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें स्वाभाविक बात है कि नहीं, इसमें दो चर आएगा। ये तो इसमें तो स्वाभाविक बात है कि दो चर इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, और तीसरा चर नहीं आएगा। ठीक है, कम से कम दो चर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ax प्लस bx। ठीक है, तो ax प्लस bx, ठीक है, प्लस c ले लिए। ठीक है, प्लस c ले लिए। ठीक है, आप यह देखिए x नहीं लो, यहाँ y ले लो। ठीक है, इसमें ax प्लस by प्लस c। ठीक है, आप यह बताइए इसमें चरों की संख्या कितना है?
चरों की संख्या 2 है। एक चर हुआ x, दूसरा चर कितना हुआ y। ठीक है, चर कितना है एगो और एगो, 2 चर है, इसलिए इसको बोला गया है 2 चर वाले समीकरण। समीकरण तभी बोल सकते हैं जब इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, जब इसके 0 के जब इक्वल कर देते हैं तब यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक, देखो चैप्टर क्या नाम है, 2 चर। 2 चर स्वाभाविक, इसमें 2 चर आएगा, वो x वाला आ जाए कि y वाला आ जाए, s वाला आ जाए t वाला आ जाए, ये भी आ सकता है। ठीक है, y वाला भी z वाला भी आ सकता है, मतलब इसमें आपको 2 चर आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद रैखिक समीकरण करने अर्थ यह है, रैखिक मतलब होता है, मतलब चर के घात जो होता है ना, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, चर की घात हमेशा 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं रैखिक बोलते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यदि 2 चर वाले है ये है, लेकिन इस पर घात जो है ना कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक। और समीकरण इसलिए बोलते हैं, इसको हम 0 के इक्वल कर दिए और कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या कि इसको 0 के मैंने इक्वल कर दिए, इसलिए हम बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको मालूम होगा कि वह 2 चर वाले हुआ रैखिक समीकरण। आप बहुपद यदि पढ़ते होंगे तो उसमें हम बताए थे, जैसे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है ना, ये बताए थे। तो यह क्या हुआ, ये बहुपद हुआ। इसमें क्या देख पा रहे होंगे, इसमें 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ पद दिया हुआ है। ठीक है, 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें सिर्फ पद दिया हुआ रहता है। ठीक है, यदि हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक चर वाले समीकरण। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 है ना, 2 मतलब घातों संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन इसमें चर की संख्या कितना है, 1 है। इसलिए आप ऐसा बोलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए, इसमें क्या बोल सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे इसको। यदि रैखिक समीकरण बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर चर की घात मतलब घातों से कितना है, 2 है, इसलिए 2 चर वाले, ठीक है ना, एक चर वाले द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब घात से कितना है, 2 है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर है और चर की घात कितना है बोलो, यहाँ पर 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं है, यह बात मोटा मोटी है। ठीक है, तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद में आप अंतर भी सीख लिए होंगे। ठीक है, आपको हम बताते हैं एक बात और बतलाते हैं, यदि यहाँ पर पता ये करते हैं, यहाँ x का गुणक कितना है बोलो, a है, यहाँ y गुणक कितना है बोलो, b है। यदि y कहा जाए तो चर है, x यदि कहा जाए तो ये भी चर है। ठीक है, आप यह बताइए, यदि x का स्थान पे, यदि a का स्थान पे समझ 0 आ जाए, क्या आ जाए बोलो, 0 आ जाए। ठीक है, आप ये बताइए, यदि यहाँ 0 आ जाएगा तो यदि यहाँ पर 0 रखिएगा ऐसे, 0x प्लस by, ठीक है ना, प्लस c बराबर 0, यदि आप 0 दे रखिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। क्या यदि ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, क्या यह कभी कहलाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण? तो यह 2 चर वाले
रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। यदि y का मान 0, यदि b का मान 0 हो जाए, यदि b का मान क्या हो 0 हो जाए, यदि यहाँ पर 0 डाल देते हैं तो e भी जो है ना, e भी तब दो चर वाले रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। नहीं तो a का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो b का भी वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब कहने अर्थ यह है x का गुणांक भी 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो y का गुणांक भी 0 नहीं हो सकता है, कुछ भी रहेगा तो तभी तो वह दो चर वाले कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, और अन्यथा दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह बात है, मोटा मोटी वाला बात है। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो ये बात समझ लिए, यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0 रहेगा और b इक्वल टू नॉट भी 0 रहेगा। ठीक है, नहीं a 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं तो b 0 के इक्वल हो सकता है। हम इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो आइए, तो अब समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को परिभाषित हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, आप यह भी समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं कि जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, यह तो लिखे ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखे, इक्वल टू यहाँ पर 0, जहाँ a b c क्या है, रियल नंबर है। क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। और a इक्वल टू नॉट 0, एक तो बताए थे, और b इक्वल टू नॉट 0, b भी 0 नहीं होना चाहिए और a भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, के रूप के समीकरण, ठीक है, को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यह बात मोटा मोटी बात रहा। ठीक है, यह हो रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, हम थोड़ा और बतला देते हैं। ठीक है, तो हम यह भी पढ़ लेते हैं कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में वो पढ़ना क्या पड़ेगा, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हो गया, मालूम तो हो गया, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आइए हम इसके बारे में ही हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए देख लीजिए, इसको पहले उतारना है, इसको उतार लीजिए, नहीं तो हम आपको मिटा देते हैं। ठीक है, फिर आपको बताते हैं। ठीक, तो आइए, तो आप तो सीख लिए यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह होता है। ठीक है, आप देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप इसको ही सीखे ना। देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। क्या हुआ, इसने क्या बताए थे, a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तो बताए थे क्या, दो चर वाले रैखिक क्या समीकरण, इसमें सिर्फ एक समीकरण लिखे हैं, दो रहेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक और लिखो ax प्लस यहाँ पर बी वाई प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर 0। ठीक है, आप इसको a1 मान लो, b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक है, आपको तो मालूम है a b c क्या है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। इसमें दो चर आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण तो है, दो चर है नहीं, यहाँ क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मीन्स क्या था, जोड़ा। अब वो जोड़ा में आएगा, ये आपका व्यापक रूप हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका व्यापक रूप हो गया, व्यापक रूप। ठीक है, ये बात समझिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण का क्या हुआ, आपका व्यापक रूप आ गया। ठीक है,
मतलब समीकरण युग्म आ गया। ठीक है, यह क्या है? समीकरण युग्म बोल सकते हैं आप, समीकरण युग्म। युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। इस समीकरण युग्म आ गया। ठीक है, यह दो चर वाले रेखे समीकरण आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको इसी फॉर्म में आपको सवाल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और आपको इसी फॉर्म में सवाल बनाना भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में किस प्रकार आपको सवाल मिलेगा, हम वह चीज आपको बताने वाले हैं। आइए देखिए इस चैप्टर में सवाल किस प्रकार मिलने वाला है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, यदि आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, वह समीकरण कैसे, कब प्रतिच्छेदी कहलाता है, कब संपाती कहलाता है, ठीक है, और कब जो है ना समांतर कहलाता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आमतौर पर जो है ना आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, जैसे हम मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y, ठीक है, प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, हम दो समीकरण हम मान लेते हैं। जब दो समीकरण हमको दिया हुआ रहेगा दो चर वाले रेखीय समीकरण में, और हम कैसे जानेंगे यह प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। यदि प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा, संपाती है तो उसका कितना हल होगा, और समांतर है तो उसका कितना हल होगा, हम आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ एक्स एक्सिस हुआ यहाँ पे, ठीक है, आपको मालूम होगा, और ये हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, जब एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं, वाई एक्सिस से लेते हैं, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, इस यहाँ पर भी एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है ना, आप देखिए, जब दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो चर वाले रेखीय समीकरण यदि दिया हुआ रहेगा, तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि अब मालूम होगा, यदि एक रेखा, यदि इस रेखा का जो समीकरण जो है ना, सपोज दैट आप यह समझिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, ठीक है, और दूसरा समीकरण जो है ऐसे आ गया। ठीक है, तो कहीं पर तो टच अब होगा ना, यहाँ पर यदि कहीं पर टच हो रहा है, हम इधर देखेंगे वाई में देखेंगे कहाँ पर टच हुआ, फिर उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कहाँ टच हुआ। ठीक है, इससे हमको एक्स का मान और वाई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक यदि यहाँ प्रतिच्छेदी मतलब टच हो रहा है, काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेदी हो रहा है। यदि प्रतिच्छेदी कहीं तो कटेगा, जहाँ कटे जिस बिंदु पर कटेगा, है कि नहीं, जब जैसे हम बिंदु कट, इस बिंदु कट रहा है, इसे हमको एक्स मान वाई मान मालूम हो जाएगा। तो यदि प्रतिच्छेदी होता है तो केवल एक ही हल होगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो केवल एक हल होता है। जब एक हल जब होता है तो उसका संगत निकाय क्या युग्म होता है। जैसे कि तो उसमें एक्स जो पहला समीकरण हुआ, ये हुआ दूसरा समीकरण हुआ। ठीक है, इसमें a11 और a12, a1 और a12 बराबर है, बराबर नहीं रहेगा b1 और b2। ठीक है, तब होगा, तभी तो वह समीकरण प्रतिच्छेदी कहलाता है। दूसरा बात है प्रतिच्छेद, आप ग्राफ बनाने से पहले भी आप जान सकते हैं यह प्रतिच्छेदी है या क्या है। यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2 नहीं रहेगा, तब बोलना प्रतिच्छेदी है। उसके बाद यदि a1 बटे a2 बटे b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, अगर सब आपस में बराबर रहेगा तो आप समझ जाइए कि यह जो है
संपाती रेखा है। संपाती रेखा उसको बोलते हैं जैसे एक रेखा यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, यह रेखा हुआ, इसी रेखा पर एक और रेखा आ गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं संपाती बोलते हैं, ठीक है। एक ही रेखा पर एक रेखा और आ गया, उसका बोलते हैं संपाती रेखा बोलते हैं। ये कब होता है, जब A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 और बराबर भी रहता है C1/C2, यदि बराबर सब आपस में बराबर रहता है तो यह रेखा संपाती कहलाता है, ठीक है। अगला बात है यहाँ पे समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे बोलते हैं, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं रहेगा C1/C2, ये नहीं रहेगा बराबर, तो आप समझ जाइए कि यह रेखा जो है ना समांतर रेखा कहलाता है। यदि कोई रेखा इस प्रकार जा रहा है, इसके समांतर एक रेखा और जाएगा बराबर, मतलब ये कहीं कट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे रेखा क्या बोलते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो इसका इसमें कोई हल नहीं होता है। उसके बाद यह जो है ना अशांत कहलाता है, क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है, अशांत निकाय बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत निकाय बोलते हैं। इसका अनंत हल होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हल होता है, बोलो अनंत हल होता है, ठीक है। और ये भी संगत कहलाता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा, तभी आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाने से पहले आप जान सकते हैं कि इसका कितना हल हो सकता है, कितना हल नहीं हो सकता है, यह संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक है। आप ये सब जान सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर सीख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल पर लेकर आते हैं, आपको सारा एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज भी बताते हैं आपको, ठीक है। बता लीजिए यहाँ तक। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। क्या देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है ना, यह दो प्रकार से बन सकता है, दो विधि से बन सकता है। पहला विधि है ग्राफीय विधि से आप बना सकते हैं, दूसरा विधि है बीज गणितीय विधि से आप बना सकते हैं। सबसे मजाक बात यह है कि बीज गणितीय विधि जो होता है ना, इसको इसको जो है ना तीन प्रकार से बना सकते हैं। बीज गणितीय विधि को आप तीन विधि से बना सकते हैं। इसमें पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। दूसरा बात है विलोपन विधि से बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं विलुप्तीकरण बोलते हैं, विधि भी बोला जाता है। और अगला है कि वर्ज गुणन विधि है, आप इस विधि से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अर्थ यह है बीज गणितीय विधि को बनाने का तीन तरीका है, ठीक है ना। आइए, यदि आप डॉक्टर के पढ़ते होंगे तो आपको ग्राफीय विधि जो है आपको ग्राफीय विधि 3.1 में मिलेगा, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि जो है आपको मिलेगा 3.2 मिलेगा, और विलोपन विधि आपको मिलेगा 3.3 मिलेगा, ठीक है ना। और वर्ज गुणन विधि जो है आपको 3.4 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रहा बीज गणितीय विधि रहा, इसको बनाने का तीन तरीका है और तीनों तरीका से बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगला बात है एक और आपको मिलेगा जो आपको मतलब जो है ना समीकरण में दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। पहले आपको उसको समीकरण में आपको लाना होगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, आपको पहले रैखिक समीकरण युग में आपको बदलना है, तब उन सवालों को आपको बनाना है, ठीक है ना। इसमें आपको सवाल जो मिलेगा इसमें, जिससे कि 1/2x प्लस 1/5y बराबर यहाँ पर 1/6x प्लस 1/7y बराबर यहाँ पर 15 रहेगा। तो इस प्रकार सवाल रहेगा इसमें, ठीक है। जो कि आपको रैखिक समीकरण युग में बना हुआ तो नहीं रहेगा, आपको इसे बनाना पड़ेगा, तभी तो आप सवाल को बना सकिएगा, ठीक है। ऐसे आप सवाल को नहीं बना पाइएगा, तो इस प्रकार से आपको सवाल इसमें मिलेगा। दूसरा बात क्या है, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो इसमें आपको 3.1 में यह मिलेगा ग्राफीय विधि, 3.2 में भी ये ग्राफीय विधि है, ठीक है। 3.3 में है प्रतिस्थापन विधि है, 3.4 में है
विलोपन विधि है, और 3.5 में यहाँ वर्ग गुणनखंड विधि है, और 3.6 में जब जाओगे तो वहां पर जो है समीकरण बदलने वाला सवाल मिलेगा। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है ना। सब सवाल एनसीईआरटी और डॉक्टर क्वेश्चन सब सेम ही है। डॉक्टर क्वेश्चन थोड़ा सवाल अधिक दिया हुआ है और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप दोनों से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको उतार लीजिए। थोड़ा जो है ना क्लास 9th का जो है था रिवीजन करा देते हैं। क्लास 9th हम क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। आइए हम उसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। तो आइए क्लास 9th का कुछ है ना बातें हम आपको बताए थे। जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें चर की संख्या कितना है? चर संख्या 1 देखें 2 है, तो चर की संख्या 2 है, 2 चर है, यहाँ लिख दो 2 चर, ठीक है। 2 चर है, 2 चर है, घात कितना है? 2 घात है। आप इसे लिख सकते हैं 2 चर वाला, ठीक है, द्विघात समीकरण। आप इसे लिख सकते हैं कैसे? देखिए 2 चर वाला है, द्विघात, घातों संख्या कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। आपको बोलना भी है। यहाँ देखिए इसमें चर 1 2 3 चर आ गया। चर कितना आ गया? 3 चर, ठीक है, 3 चर। अब घात कितना है बोलो? सब घात 1 1 है ना। हम बोले 3 चर, ठीक है, वाला क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? 3 चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ दिखाइए, इसमें चर कितना है? 2 चर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 चर वाला क्या समीकरण। 1 1 घात है ना, 2 चर वाला क्या रैखिक बोल दे इसको, रैखिक समीकरण बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें 1 चर है, यहाँ क्या बोले? 1 चर वाला त्रिघात समीकरण। 1 चर है, 1 चर वाला त्रिघात क्या समीकरण, हम ऐसे बोल सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर 2 चर है कि नहीं, इसको इधर लाएंगे, है कि नहीं। हो सकता है x - y आ सकता है, आएगा। यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे आइए थोड़ा, इसमें देखिए 1 2 चर है, लेकिन मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, तो क्या बोलेंगे? 2 चर वाले त्रिघात समीकरण। 2 चर वाला क्या त्रिघात क्या समीकरण, ठीक है। तो इस तरह हम थोड़ा यह सब बेसिक नॉलेज हम आपको मैंने 9th क्लास में बता चुके थे, ठीक है। यह सब आपको जानकारी रहना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए और इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको फिर बतलाते हैं, ठीक है। लिखिए इसको।